अस्सलाम वालेकुम जी। और सेकंड आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है जी चैलेंजिंग एजेंडा। और ये मलीहा नूती साहिबा की तरफ से ये लिखा गया है जिसके राइटर जो हैं। और डेफिनेटली बेटा ये भी सिंपल सा है और ये आप इसकी जो लैंग्वेज भी है वो काफ़ी इजी है, आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसकी समरी बहुत ही कंप्रिहेंसिव वे में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसमें राइटर हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद आएगी, तो उसके लिए डोमेस्टिक चैलेंजेस के साथ साथ उसको फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस भी होंगे। जिस तरह से रिसेंटली हमारे वो कुछ बात करती हैं, हमारे जो हम हमसाए हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। हमारा जो रिसेंटली ईरान के साथ एक एयर स्ट्राइक हुई है, वो उसके ऊपर भी बात करती हैं। जिस तरह अगर हम इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस देखें, तो डेफिनेटली हमारे जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ कोई अच्छे नहीं हैं। वो बहुत एक तरह से स्टैग्नेंट रिलेशंस हैं, हमारे जमूद है जी। और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, जो दिल्ली है, वो पाकिस्तान से यानी इस्लामाबाद से बात करने को भी तैयार नहीं है। और फर्दर जब से हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक पॉलिसी थी वो जी फेल हुई है। तो जब से अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई है तालिबान की, तो उनके साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं और हम कंप्लीटली उनका बायकॉट नहीं कर सकते। और तालिबान की पैटर्नज यानी कि उनकी सरप्रस्ती में जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, टीटीपी कल अदम यानी कि जो बैंड टीटीपी है उसकी तरफ से, वो भी एक तशवीश का इजहार करती है राइटर इसमें। और डेफिनेटली जो तालिबान है, जो इस वक्त हुक्मरान है वहां पे अफगानिस्तान में, तो वो भी पाकिस्तान की बात को अनसुना कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जी राइटर जो एक और इसमें बात करती है कि हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक हमारे जो इश्यूज हैं, जिस तरह हम हमें इकोनॉमिक क्राइसिस है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ एजुकेशन का मसला है, हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल का मसला है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन यानी कि डोमेस्टिक इश्यूज हमारे इतने ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी मेंटेन रखना है, और ये एक इम्तिहान होगा नई आने वाली गवर्नमेंट का जी। और राइटर फर्दर इसमें बात करती है जी कि हमारे जो सबसे बड़े, जिस तरह हमारा चाइना के साथ अलाइंस है, हम रिटॉरिक सुनते हैं कि हम एक बैलेंस रिलेशनशिप रखेंगे यूएसए और चाइना के दरमियान। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा चाइना की तरफ अपना रुझान या अपनी टेंडेंसी रखते हैं, और उसकी रीज़न भी ऑब्वियस है कि चाइना जो है जी वो एक गेम चेंजर है, एक मेन प्लेयर है। लेकिन राइटर हमें ये बताती है कि हमें अपनी यूएसए के साथ भी यानी कि वाशिंगटन के साथ भी अपनी रिलेशंस को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, बिकॉज यूएसए भी एक मेन प्लेयर है। और जिस तरह के हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, चाइना को भी और यूएसए को भी जी। एंड बिकॉज पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए से आती है। और फिर जो पाकिस्तान जिन इदारों से लोन लेता है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, इस तरह से जो इदारे हैं जी, वो भी यूएसए की ही रजामंदी के साथ पाकिस्तान को लोन देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप है यूएसए के साथ वो भी इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप था, जब तक यूएसए का विड्रॉ नहीं हुआ था अ, अफगानिस्तान से, तो तब तक अफगानिस्तान बेस जो रिलेशनशिप थे यूएसए और पाकिस्तान के। लेकिन राइटर कहती है कि अब ऐसा नहीं है, बिकॉज अब यूएसए यहाँ से जा चुका है। सो अब हमें खुद उनसे बात करनी पड़ेगी, हमें खुद मूव करना पड़ेगा। बिकॉज यूएसए जरूर इस बात को प्रायोरिटी देगा कि वो चाइना को काउंटर कर सके। सो हमें इन चीज़ों का भी फायदा उठाना चाहिए। और फर्दर जो यूएसए ने इंडिया के साथ ब्लाइंड आई बहुत सारे एक्शंस की बहुत सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, और जिसकी वजह से यूएस से कंसीडर करता है कि इंडिया एशिया में जो स्पेशली साउथ एशिया है उसमें चाइना को काउंटर कर सकता है, और यूएसए का एक मेन प्लेयर साबित हो सकता है अगेंस्ट चाइना। एंड फर्दर जी इसमें राइटर हमें ये बताता है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमें जो नई गवर्नमेंट है, अगर नवाज शरीफ इधर से पावर में आते हैं, और राइटर के अकॉर्डिंग जो यूएसए में ज़्यादा चांसेस हैं ट्रम्प
प्रेसिडेंसी के। और फिर जी इंडिया में मोदी अगर अपनी थर्ड टर्म में आता है तो नवाज शरीफ और मोदी के जो रिलेशंस हैं, जो टाइज हैं, वो जी बहुत अच्छे रहे हैं पास्ट में। तो वो दोबारा से पाकिस्तान और जो इंडिया है उनके जो बेटा उनके जो रिलेशंस हैं वो दोबारा से बहाल हो सकते हैं। उनके जो उनकी इस वक्त बातचीत रुकी हुई है, उनकी जो बातचीत रुकी हुई है बेटा, वो भी दोबारा से बहाल हो सकती है। और फर्दर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी जो थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और इधर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो यहाँ पे आई थिंक नवाज शरीफ की किसी बेटी की शादी थी या किसी नवासी की शादी थी, तो यहाँ पे वो इंडिया में आ गए थे, सॉरी पाकिस्तान में आ गए थे। तो डेफिनेटली ये एक अभी देखना है हमने कि जब ये दोबारा से वो री इलेक्ट होंगे और यहाँ से नवाज शरीफ पावर में आएंगे तो किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बनते हैं और नॉर्मलाइज होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीज़ें भी हमने देखनी है। फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको अफगानिस्तान के साथ भी मिल के चलना पड़ेगा। हम अफगानिस्तान को कंप्लीट बायकॉट नहीं कर सकते। ये सच है कि अफगानिस्तान में बहुत सारी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान गढ़ बना हुआ है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट करते हैं। सो हमें इन चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो सिक्योरिटी जो हमारे चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ईरान के साथ अभी जो रिसेंटली मामला हुआ है ये भी जी एक तशवीश का बाइस है। और फर्दर राइटर इस इन तमाम चीज़ों की बात करते हुए एंड पे जाके इसको कंक्लूड करती है और वो कहती है कि हमें डोमेस्टिक इशू को हैंडल करने के साथ साथ एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के साथ मूव करना पड़ेगा। और जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमेशा स्टार्ट आपके घर से होती है। होपफुली जी ये वाला जो आर्टिकल है इसकी समरी भी मैं आप तक कंप्लीटली कन्वे कर पाया होऊंगा। और आप जी इसको पढ़ें अब, और आपको ये अब बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि इसमें बात क्या हो रही है। अगेन जी अगर ये आपको वीडियोस जो हैं बेनिफिशियल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।